Liberalism basically derived from Latin word, liber। उसका मतलब क्या होता है? फ्री। लिटरली मीन्स फ्री। तो ये लिबरलिज्म का जो डेफिनेशन है वो अगर बात करें मिडिल क्लास के लिए अलग अलग, सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली हम लोग एक एक करके समझते हैं। अगर ये बात करें लिबरलिज्म का मतलब अगर बेसिक फ्री, तो ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन टाइम की अगर बात करें, ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म, अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन टाइम की अगर बात करें, लिबरलिज्म सिंपली स्टैंड फॉर पीपल्स गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वहां पे क्या था? एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के, मोनार्की को हटा के वहां पे लोगों के लिए जो गवर्नमेंट लाया गया, उस लिबरलिज्म, वहां पे लिबरलिज्म का मतलब क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में? कि जो लोगों का चुना हुआ अगर सरकार आना चाहिए, जो मोनार्किज्म है उसको लोगों को हटाना था। तो वहां पे लिबरलिज्म का डेफिनेशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में क्या था? पीपल्स गवर्नमेंट। जो क्या क्या म्यूचुअल कंसेंट, पीपल के म्यूचुअल कंसेंट से जो गवर्नमेंट बना, वहां पे लिबरलिज्म का डेफिनेशन क्या बना? पीपल्स गवर्नमेंट। लेकिन यूरोप के अंदर आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म का मतलब जो है सोशली, पॉलिटिकली अलग अलग डेफिनेशन बनते चला गया। हम लोग एक एक करके तीनों लिबरलिज्म का तीनों एस्पेक्ट समझते हैं, पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। द एस्पेक्ट्स ऑफ लिबरलिज्म एंड डेफिनेशन ऑफ लिबरलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। मिडिल क्लास लिबरलिज्म, अगर सोशली अगर बात करें, लिबरलिज्म का मतलब सोशली क्या हो जाएगा? अगर मिडिल क्लास के लिए अगर बात करें, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, and third one is equality before law. Fourth one is right to individuals. अगर यूरोपियन सोसाइटी में अगर बात करें लिबरलिज्म, अगर सोशली अगर लिबरलिज्म को डिफाइन करना हो तो सोसाइटी के अंदर हर एक आदमी को क्या होना चाहिए? इक्वली ट्रीट करना चाहिए। आइदर वो किसी भी क्लास, किसी भी कस्टम, किसी भी ग्रुप से हो, उसको क्या होना चाहिए? इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सोसाइटी के अंदर उनके साथ जो जस्टिस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रेंच सोसाइटी के अंदर क्या था? जो मैक्सिमम, जो मेजर पोर्शन ऑफ जो प्रॉपर्टी का जो राइट था वो किसके पास था? एरिस्टोक्रेट के पास था। तो जो मिडिल क्लास था वो उसने किस चीज पे जोर दिया कि जो मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको प्रॉपर्टी का राइट, खुद का प्रॉपर्टी का उनको राइट मिलना चाहिए। और थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर, सोसाइटी के अंदर जो लॉ के सामने सबको इक्वलिटी ट्रीट करना चाहिए। फ्रेंच सोसाइटी में जो बहुत सारे जो उनको प्रिविलेज मिले हुए थे उनको क्या करना था? खत्म करना था। जो मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा डिमांड था। और हर एक मिडिल क्लास का क्या था? इंडिविजुअलिटी पे वो बहुत जोर देता था कि हर किसी को क्या मिलना चाहिए? इंडिविजुअल राइट्स मिलना चाहिए। तब जाके क्या होगा? लिबरलिज्म पूरी तरह से सोसाइटी के अंदर क्या होगा? काम करेगा। तो लिबरलिज्म का डेफिनेशन सोशली क्या था उनके लिए? सबको क्या होना चाहिए? इक्वलिटी, प्रॉपर्टी का राइट, सबको लॉ के सामने बराबर, हर एक इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? आजाद होना चाहिए अपना कुछ भी करने के लिए। कहाँ पे? सोसाइटी में। तो लिबरलिज्म का डेफिनेशन सोशली क्या हो गया? सबको ये कुछ अगर राइट अगर मिल रहा है तो वो समाज क्या है? लिबरलाइज सोसाइटी है। फॉर मिडिल क्लास लिबरलिज्म का डेफिनेशन अगर पॉलिटिकली अगर बात करें तो पॉलिटिकली अगर दोस्तों अगर बात करें ना मिडिल क्लास के लिए, तो गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म, गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म
with people's consent। पॉलिटिकली अगर लिबरलिज्म की अगर बात करें तो गवर्नमेंट किसके सहमति से बनना चाहिए? लोगों के सहमति से। जो आम लोग है, जो आम जनता है, उसके सहमति से गवर्नमेंट बनना चाहिए, ना कि कोई एरिस्टोक्रेटिक मोनार्क या ऑटोक्रेटिक रूल वहाँ पे हो जाए या कोई डिस्पोटिज्म को वहाँ पे प्रमोट किया जाए। तब क्या होगा, सोसाइटी में वो लिबरलिज्म को प्रमोट नहीं कर सकता है। तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट किसके कंसेंट से, किसके सहयोग से बनना चाहिए? लोगों, जो आम लोग है, जो कॉमन पीपल है, जो उस नेशन स्टेट के जो कॉमन पीपल है, उसके सहयोग से, उसकी सहमति से जब सरकार बनती है तो उसको ही पॉलिटिकली क्या बोला जाता है? पॉलिटिकल लिबरलाइज सोसाइटी बोला जाता है। अगर थोड़ा पीछे अगर चले, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो नेपोलियन था, नेपोलियन के टाइम में क्या हुआ, नेपोलियन ने फिर से फ्रांस के अंदर ऑटोक्रेटिक मोनार्क को ला दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि उसने बहुत सारे राइट को क्या किया, लिमिटेड कर दिया, और उसने क्या किया, पेट्रियार्कल सोसाइटी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। और उसने एक और जो बहुत बड़ा काम किया, उसने जो जेकोबियंस के टाइम में जो कुछ अधिकार मिले थे, सफरेज का, राइट टू वोट का जो कुछ अधिकार मिले थे, उसने उसको क्या कर दिया, और भी लिमिटेड कर दिया। और वैसे भी फ्रेंच सोसाइटी के अंदर हर एक सेक्शन को कभी भी पूर्ण अधिकार नहीं मिला। राइट टू वोट का अधिकार भी किनको मिला था? जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे सोसाइटी के अंदर। एक्टिव सिटीजन्स मतलब क्या? जो टैक्स पे करते थे, या जो लैंड होल्डिंग्स जिनके पास था, या जो टीनेंट्स होते थे, या जो ओमेन होती थी, उनको राइट टू सफरेज या सफरेज का राइट नहीं था। सफरेज मीन्स राइट टू वोट। तो जो फ्रेंच सोसाइटी में पहले भी जो एक्टिव सिटीजन्स थे, जिनके पास लैंड होल्डिंग्स था, उन्हीं को क्या था, राइट टू एक्टिव सिटीजन माना जाता था, और उनको सफरेज का राइट था। लेकिन नेपोलियन के आने से क्या हुआ, वो भी बहुत कम कर दिया गया। ओमेन्स को उनके या तो फादर या उनके हस्बैंड के अधीन कर दिया गया, और उनके जो वोटिंग राइट्स के जो बहुत सारे जो सिस्टम थे, उसको उसने क्या किया, खत्म कर दिया। कौन? नेपोलियन बोनापार्टे। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंच सोसाइटी में अगर पॉलिटिकली अगर बात की जाए, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? जो सरकार बने वो किसके सहमति से बने? लोगों की सहमति से अगर जब बनता है तो पॉलिटिकली क्या बोलते हैं? पॉलिटिकली लिबरलाइज सोसाइटी बोलते हैं उसको। अगर हम लोग इकोनॉमिकली अगर लिबरलिज्म की अगर बात करें तो इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है कि उनको आज़ादी मिले। किसमें? इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि उनको आज़ादी मिले। कहाँ? एक्सचेंज ऑफ गुड, फ्लो ऑफ ट्रेड करने में उनको क्या मिले? आज़ादी मिले। टैरिफ से आज़ादी मिले, इंटरनल कस्टम ड्यूटी से आज़ादी। उनके लिए जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट थे, जो बिग मर्चेंट थे, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके लिए इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या था? उनका जो इंटरनल बैरियर्स था, इंटरनल जो टैरिफ्स था, उसको कम करना या उसको खत्म करना। कहीं ना कहीं उनके लिए आज़ादी क्या था? लिबरलिज्म का मतलब इकोनॉमिकली क्या था? उस मिडिल क्लास के लिए, जो बिजनेसमैन मिडिल क्लास था या जो मर्चेंट मिडिल क्लास था, उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? जो समाज में उसको क्या मिले, जो ट्रेड करने के लिए उसको एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जब जाए तो उसको इंटरनल कस्टम्स या इंटरनल ड्यूटी से उसको क्या मिले? आज़ादी मिलना ही उसके लिए क्या था? लिबरलिज्म था। अगर फ्रेंच सोसाइटी में अगर बात करें तो नेपोलियन ने एक बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया। किसके लिए? बिग मर्चेंट ट्रेडर्स के लिए, ताकि उसके इकोनॉमी को सुधारा जा सके। उसने क्या किया उस सोसाइटी में, जो फ्रेंच सोसाइटी के अंदर क्या हुआ कि नेपोलियन ने मैट्रिक सिस्टम लाया, जो क्या हुआ था, एक यूनिफॉर्म सिस्टम था। उसी को फॉलो किया गया अप टू 1833 तक। अप टू 1833 तक क्या था, जो सोसाइटी में जो ट्रेडर्स थे उनको बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज, कस्टम टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन 1834 में क्या हुआ, कस्टम यूनियन का गठन किया गया। कस्टम यूनियन, जिसको कॉमनली एक और नाम से जाना है, उसको बोला जाता है जुल्वरीन।
जुल्वेरिन दैट इज कस्टम यूनियन, उसका गठन कब हुआ था? 1834 में। इस कस्टम यूनियन जुल्वेरिन का जो गठन हुआ, उसने क्या किया, बहुत सारे स्टेप्स लिए। पहला स्टेप इसने क्या लिया, इसने क्या किया, जितने भी इंटरनल कस्टम्स थे, इंटरनल टैरिफ्स, कस्टम टैरिफ्स, उसको खत्म कर दिया। इसके बाद जो दूसरा मेजर स्टेप लिया वो करेंसी के रिगार्डिंग लिया गया। पहले क्या था, ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे करेंसी अवेलेबल थे, अप्रोक्स मोर देन 30 करेंसी। तो उसने क्या किया, 30 से करेंसी को 2 तक रिड्यूस कर दिया कि नहीं, ज़्यादा करेंसी होने के कारण क्या होता था, ट्रेड करने में, उसके एक्सचेंज में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। तो उसको ये दूर किया। ये दो एक ऐसा काम किया गया जिसके कारण क्या हुआ, ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो गया। सिर्फ ट्रेडिंग करना ही आसान नहीं हुआ, जैसे इनको टैरिफ्स, इंटरनल जैसे टेरिटोरियल टैरिफ हटाया गया, लोग एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी जाने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज, उनका आपस में मिलना जुलना, ये सारा बढ़ते गया, जो कहीं ना कहीं क्या हुआ, नेशनलिज्म को प्रमोट किया। और जैसे ही लोग इकोनॉमिकली वाइएबल, स्टेबल होना शुरू हो गए, उन्होंने, उनके दिमाग में एक चीज, यूरोप के लोगों के दिमाग में एक चीज आना शुरू हो गया, अगर हम लोग छोटे छोटे किंगडम्स में बट के अगर हम लोग एक कंप्लीट, अगर एक नेशन बनाया जाए, एक अगर हम लोग कंप्लीट नेशन बने, जहाँ पे क्या हो, हमारा एक खुद का चुना हुआ रूलर होना चाहिए, खुद का चुना हुआ हमारी सरकार होनी चाहिए, तब हम लोग क्या, हमारा जो डेवलपमेंट है, जो प्रेस्पेरिटी है, वो भी बहुत तेजी से आएगा। तो कहीं ना कहीं एक यूरोपियन सोसाइटी का विजन था, जिसके कारण क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास का एक विजन था, सोशियली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, जो उसको क्या किया, नेशनलिज्म की तरफ प्रमोट किया गया। इस तरह से क्या हुआ, सोशियली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मिडिल क्लास का एक बहुत ही बड़ा, क्या बोल सकते हैं, एक स्ट्रगल था, जो नेशनलिज्म, लोगों को नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर जगाई। और ये कब जगा, जब वो सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, जब ये स्ट्रॉन्ग समाज में इनकी स्थिति अच्छी होनी शुरू हो गई, वैसे वैसे क्या हुआ, ये अपने नेशनलिज्म की आइडिया को पूरा यूरोप में फैलाना शुरू कर दिए। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, इटली का यूनिफिकेशन हुआ, वो आगे की लेक्चर में हम लोग पढ़े था। उसका नाम था फ्रेडरिक लिस्ट, फ्रेडरिक लिस्ट। उसने एक बहुत अच्छी बात बोली जर्मन लोगों के लिए। उसने ये बोला कि जर्मनी के जो लोग हैं, अगर वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो गए, इकोनॉमिकली अगर स्टेबल हो जाएंगे, और वो अगर इनका टैरिफ हटा दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, इनका ट्रेडिंग बढ़ गया, तो लोग एक दूसरे से मिलना शुरू हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना बहुत तेजी से डेवलप हुई। तो कहीं ना कहीं क्या है कि लोगों का फ्लो, लोगों का कैपिटल का फ्लो होना, लोगों का कैपिटल का इंक्रीज होना, कैपिटलिज्म को प्रमोट करना भी क्या हुआ, नेशनलिज्म को प्रमोशन मिला। कब? 1834 के बाद, जब क्या हुआ, कस्टम यूनियन का गठन किया गया और कुछ स्टेप्स लिए गए।